नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भाग संक्रिया, संख्याओं की जो भाग संक्रिया होती है, डिवीजन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, उसके बारे में हमने बात करी थी। जहां पर हमने ये सूत्र पढ़ा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें हमने देखा था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, भाज्य भाज्य जिसको कहा जाता है डिविडेंड, भाज्य जिसको क्या कहा जाता है डिविडेंड, भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी जिसका भाग देना है उसको क्या कहा जाता है डिवाइजर, भाजक यानी जिसका भाग दिया जाना है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों डिवाइजर, डिवाइजर इनटू भागफल, भागफल जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों कोसेंट, भागफल जिसको क्या कहा जाता है कोसेंट, ये कोसेंट। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों रिमाइंडर, शेषफल को क्या कहा जाता है रिमाइंडर। तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये एग्जांपल, इस पे हम एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर, जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है कि 1043 ये कोई संख्या है, इसको किसी संख्या से, यानी कोई संख्या है जिसका भाग देना है, उस संख्या से भाग देने पर भागफल, भागफल तो आता है 11 और शेषफल कितना आता है 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात। देखो दोस्तों, यहाँ पे तो सीधा लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि भाजक ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है एक फॉर्मूला हमारे पास भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहां भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, यानी जिसमें भाग दिया जाना है 1043 में भाग दिया जाना है वह भी दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, पूछा है भाजक, भाजक हमारे को ज्ञात करना। इसकी जगह वो यह भी कर सकता था कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल ये, शेषफल ये प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भाजक ज्ञात करो, वो ये भी कर सकता था कि वो संख्या ज्ञात करो। तो ऐसी स्थिति में हमारे को समझना है कि वो संख्या विशेष क्या है, वो संख्या है भाजक, वो संख्या क्या है भाजक। तो देखिए, इसको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अरेंज करना है इन जो गिवन है हमारे को। देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पर 1043 जो कि भाज्य है, ये 1043 बराबर ज्ञात क्या करना है भाजक, तो ये भाजक ज्ञात करना है, भाजक इनटू करते हैं भागफल से, भागफल 11 और उसमें जोड़ देते हैं शेषफल जो कि 20 है। कुछ नहीं करना, सिंपली 1043 बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ये प्लस का 20 है, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 1043 है, उसमें से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1023 बराबर भाजक इंटू 11, अपने को ज्ञात करना है भाजक, तो भाजक 11 इधर मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1023 डिवाइडेड बाई 11। देखिए आप इसको सोल्व करें 93 आ जाएगा आपके पास, यानी कि भाजक कितना आ गया 93, यानी वो संख्या कितनी है 93, जिसका भाग अगर हम इसमें देंगे तो 11 बार जाएगा और शेषफल कितना बच 20। तो काफी आसान सवाल था दोस्तों ये। इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 25। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या है 25। इसी तरह से 1 से 50 तक, केवल 1 से 50 तक पूछा जाए तो अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 15, ये अपन पहले बात कर चुके। इसी तरह से 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों ये है 46, 46। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जो हमारे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने ही है, क्योंकि कंपटीशन में सीधे पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट, तो वहां न कोई निकालने का फॉर्मूला है, तो इससे अच्छा है कि इन चीजों को याद ही रख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं संयुक्त संख्या। ये क्या होती है संयुक्त संख्या? कुछ प्रकार की संख्याएं मैथमेटिक्स में जिनके बारे में हमारे को नॉलेज होना जरूरी है। जैसे संयुक्त संख्या क्या है, नाम से पता पड़ रहा है संयुक्त, यानी कुछ न कुछ किसी न किसी से मिलके बनी है। जैसे एक तो हमने बात करी थी अभाज्य संख्या की, एक हम बात कर रहे हैं संयुक्त संख्या की। तो देखो आप इसमें क्या है कि किसी न किसी से मिलके बनी हुई हो। कैसे? जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल लू यहाँ पर 4 का, तो 4 में खुद 4 का भाग जाता है, 1 का जाता है, लेकिन 2 का भी जाता है, यानी 4 एक ऐसी संख्या है जिसके हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे में बात करूं जैसे एक संख्या की 18 की, तो मैं देख रहा हूं कि ये किससे बनी है, ये 2 गुणा 3 गुणा 3 इनसे मिलकर के बनी हुई है, तो इनसे मिलकर के बनी, इसलिए एक संयुक्त संख्या है। तो अन्य शब्दों में हम ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि वह संख्या जो अभाज्य नहीं है
वो क्या कहलाएगी? संयुक्त संख्या। वह संख्या जो अभाज्य नहीं है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी संयुक्त संख्या। बात समझ में आ गई? मेरे साथ समझ में आया होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या चीज है पूर्ण संख्या? आपको ध्यान रखना है, जीरो से शुरू होकर के, कहां से? जीरो से शुरू होकर के और अनंत तक जाने वाली, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, ये सब किसमें आएगी? पूर्ण संख्याओं। ठीक है, पूर्ण संख्या जिनको होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। बात समझ में आ गई? इस तरह से वही बात करें प्राकृत संख्या की, तो वो क्या होती है? तो दोस्तों पूर्ण संख्या हमने कहा था जीरो से शुरू होकर के जाएगी अनंत तक, प्राकृत में एक से शुरू होकर के जाएगी। यानी वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। समझ में आएगा मेरे हिसाब से। इसी तरह से हम बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक क्या चीज होती है? अच्छा, यहाँ आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई ये कह दे कि पूर्णांक संख्याओं में यदि जीरो को शामिल न किया जाए, कोई ये कह दे कि पूर्ण संख्या में यदि जीरो को शामिल न किया जाए तो कौन सा समुच्चय बनेगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। पूर्ण संख्या में क्या आता है? जीरो से शुरू होती है। अब जीरो को ही जब हटा दिया तो बची हुई कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो काफी सिंपल है। तो इस तरह से कंपटीशन में कई बार क्या क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है, तो अपने को समझना है उसकी लैंग्वेज को, क्या क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसके बाद बात करें पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखिए आप, पूर्णांक की परिभाषा है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के और प्लस इंफिनिटी तक जाने वाली सभी संख्याएं, वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी, जिनको अपन इंटीजर्स कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। बात समझ आ गई? पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर कहा जाता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में हमने बात करी। यहाँ पर पूर्णांक माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, जैसे मैं कर दूं यहाँ पर कि -15 ये पूर्णांक में आ जाएगा, -21 ये पूर्णांक में आ जाएगा, प्लस का 27 ये पूर्णांक में आ जाएगा, प्लस का 987 ये पूर्णांक में आ जाएगा, माइनस का 848 ये पूर्णांक में आ जाएगा। प्राकृत और पूर्ण संख्याएं सदैव धनात्मक ही होंगी, एक से लेकर के अनंत तक तो ये सब धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर जीरो से लेकर के ये आगे तक जाएगी। तो इस तरह से पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक, ये मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। काफी इजी चीजें हैं वैसे। हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्या होंगी। P/Q की फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सकता है वो सभी परिमेय संख्या यहाँ पर हमारे पास होगी। ठीक है, कैसे? और साथ ही Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर में अगर नीचे की तरफ जीरो कभी भी आ गया तो ऐसी स्थिति में यह एक अपरिभाषित नॉन डिफाइंड फॉर्म में बन जाएगा। इसलिए Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। P/Q की फॉर्म हो तो उसको परिमेय संख्या हम कहेंगे, जिनको इस तरह से दो संख्याओं के भागफल के रूप में लिखा जा सके। जैसे मैं आपको कहूं 22/7, तो यहाँ P और Q, जहां Q जीरो भी नहीं, तो ये एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। आप जानते हैं दोस्तों 22/7 किसका मान है? पाई का। तो ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन कंपटीशन में कई बार पूछ लिया गया है क्या पाई एक परिमेय संख्या है? पाई परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाई को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 22/7 ये इसका एक अनुमानित मान है, माना गया मान है, एक्चुअल मान नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो 22/7 तो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है P/Q, इसीलिए क्या है? परिमेय संख्या। अगर मैं आपको कह दूं कि क्या 15 एक परिमेय संख्या? बिल्कुल, 15 को आप लिख सकते हैं 45/3, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जब परिमेय की बात करी थी तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, अब अपरिमेय की बात करें तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वे अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं, जैसे यहाँ पर हम जानते हैं √3 हुई, √5 हुई हमारे पास में, खुद पाई हुआ, तो ये संख्याएं ऐसी है जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। अगर पूछ ले वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो वास्तविक संख्याओं की आप क्या परिभाषा देंगे? तो दोस्तों वे सभी संख्याएं, इनमें वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आ जाएगी? पूर्ण संख्याएं भी आ जाएगी, प्राकृत संख्याएं भी इनमें आ जाएंगी, और पूर्णांक भी इनमें आ जाएंगे, और जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी इनमें आ जाएंगी।
अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी इनमें आ जाएंगी। इस तरह की सारी संख्याएं मिलाकर के किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याओं। किनमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याओं। इसी तरह अगला आता है दोस्तों हमारे पास में काल्पनिक संख्याएं। कि काल्पनिक संख्याएं क्या चीज होती है? तो देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। आप एक बार सोचे खुद कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग ऋणात्मक कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक होता है उनको हम कहते हैं काल्पनिक। इनको कहा जाता है दोस्तों इमेजिनरी नंबर्स। इनको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर्स। जैसे आप देखें फॉर एन एग्जांपल, ये हमारे पास में एक वैल्यू होती है आयोटा। आयोटा जिसकी वैल्यू होती है √-1। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे आयोटा का स्क्वायर यानी कि आयोटा इंटू आयोटा यानी कि √-1 इंटू √-1। आप देख सकते हैं रूट और रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और -1, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? -1। क्योंकि आप क्या लिखेंगे इसको? -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, 2 बार मल्टीप्लाई तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -1। यानी आयोटा की वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। इस प्रकार की संख्या होती है काल्पनिक संख्या। इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या होती है? काल्पनिक संख्या। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्याओं की। दोस्तों आपको अगर कभी भी कोई पूछ ले कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है तो आपको एक सिंपल सी परिभाषा उसको ये देनी सबसे पहले कि बचपन से लेकर के यानी जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक जितनी भी संख्याएं हमने सब पढ़ी है, हमने सब देखी है, वो सभी क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। क्यों? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पैटर्न होता है a+ आयोटा b या a- आयोटा b। इस तरह की संख्याएं ये होती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसका आगे का जो पार्ट है ये, इसको तो हम कहेंगे वास्तविक, और जो पार्ट आयोटा के साथ आ रहा है उसको हम कहेंगे काल्पनिक। ये पार्ट रियल होता है, ये इमेजिनरी पार्ट इसका होता है। तो ऐसी संख्या है जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग आ रहे हैं। यानी कि परिभाषा के तौर पे हम कहें तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे साथ समझ में आया होगा, काफी इजी चीज है ये।